तब वह सांत्वना के लिए जाती थी, अपने चिर अभ्यस्त कवियों के पास नहीं, उस चिर अभ्यस्त कविता के जीवन राहु आंधी पानी धुएं के पैगंबर कार्ल मार्क्स की शरण में। क्योंकि उस समय उसकी मनस्थित कोमल कविता के अनुकूल नहीं होती थी, वह चाहती थी एक भैरव कविता, उच्छल लहरी की तरह, एक ही भव्य गर्जन में सब कुछ डुबोने वाली, घोर विनाशिनी। वह कार्मेन को बुलाकर पास बिठा लेती और उसके साथ पढ़ने लगती। कार्मेन के उत्साहशील तरुण हृदय को मिगेल ने पूरा कम्युनिस्ट बना दिया था। वह कार्ल मार्क्स के नाम पर किसी समय कुछ भी पढ़ने को प्रस्तुत थी। उसकी इस तत्परता में वही व्यग्र भावुकता थी। मार्क्स उसकी बुद्धि पुष्ट कर सकता था, पर उसकी स्वाभाविक चंचलता को नहीं। मेरिया भी मार्क्स को अपने मस्तिष्क से नहीं, अपने हृदय से पढ़ती थी। कार्मेन जब देखती कि मेरिया किस प्रकार उसके उच्चारण में ही लीन हुई जा रही है, उसके तर्क की ओर नहीं जाती, केवल उसकी विराट विध्वंसनी प्रेरणा में बही जा रही है, तब मेरिया के भाव को प्रतिबिंबित करता हुआ एक रोमांच सा उसे भी हो जाता था। एक कपक पीसी उसके शरीर में दौड़ जाती थी, वैसी ही जैसी किसी अनीश्वरवादी मूर्तिपूजक हृदय में किसी भव्य मंदिर में आरती को देख सुनकर हो उठती है। जब मेरिया पढ़ चुकती थी, तब कार्मेन अकस्मात कह उठती, मिगेल के पढ़ाने में तो यह ऐसा नहीं होता था। मेरिया पूछती, क्या? तो कार्मेन से उत्तर देते न बनता। वह मन ही मन कल्पना करती, कहीं विजय समुद्र तट पर बने गिरजाघर में संवेद गान हो रहा हो और लहरों के नाद से मिल रहा हो। और इस भाव को कह नहीं पाती थी, एक खोरीसी मुस्कान मुस्कुरा देती थी। आज सेबेस्टिन के जाने के बाद भी यही हुआ। मेरिया पढ़ने लगी और कार्मेन चुपचाप सुनने। किंतु मेरिया से बहुत देर तक नहीं पढ़ा गया। उसने उकता कर पुस्तक रख दी और बोली, फिर सही। कार्मेन ने धीरे से पूछा, मेरिया, आज तुम्हें कुछ हो गया है? बताओ, सेबेस्टिन क्या कहता था? मेरिया जैसे चौंकी। बोली, कुछ तो नहीं। उस स्वर में कुछ था जिसने कार्मेन को झकझोर कर कहा, पास आ। कार्मेन आरी और मेरिया की गोद में सिर रखकर बैठ गई। मेरिया ने उसे पास खींच लिया और उसे गले से लिपटाए बैठी रही। कभी कभी कार्मेन को मालूम होता मेरिया वहां नहीं है, तब वह सिर उठाकर मेरिया का मुंह देखना चाहती, पर मेरिया उसे और भी जोर से चिपटा लेती, सिर उठाने न देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे संध्या हो गई। खजूर के पेड़ों के पीछे सारा वायुमंडल स्वर्णधूलि से भरसा गया, जिसमें गन्ने के खेत अदृश्य हो गए। जो क्षितिज दोपहर में बहुत दूर जान पड़ रहा था, अब मानो बहुत पास आ गया, मानो खजूर के वृक्षों के नीचे ही घोंसला बनाने को आ छिपा। दूर कहीं अमेरिकन राजदूत भवन से घंटे का स्वर सुन पड़ने लगा और नगर से शोर भी एकाएक बहुत पास जान पड़ने लगा। कार्मेन मेरिया की गोद में बहुत चुप पड़ी थी। मेरिया ने पूछा, कार्मेन, सो गई क्या? तब कार्मेन ने गोद में रखा हुआ सिर मेरिया के शरीर से रगड़कर हिला दिया और झूठ-मूठ के रूठे स्वर में बोली, तुम बताती तो हो नहीं। ओ, वह कहकर मेरिया फिर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, कार्मेन, तुझसे एक बात पूछनी है। न, उठ मत, ऐसी ही पड़ी रह। कार्मेन ने विस्मय से कहा, क्या आज रोटी नहीं खानी है? खा लेंगे। तू सुन तो। हाँ, कहो। कार्मेन, जानती है, जब माँ मरी, तब हमें बिल्कुल अनाथ नहीं छोड़ गई। मेरिया ने गंभीर स्वर में ऐसी मुद्रा में यह प्रश्न किया जैसे उत्तर की भी अपेक्षा नहीं, और ऐसे ही कहती चली। कार्मेन चुपचाप सुनने लगी। वह मुझे थोड़े से गहने सौंप गई थी। बहुत तो नहीं थे, पर आजकल के ज़माने में उतने ही बहुत होते हैं। कुछ तो हमारे वंश की परंपरा में ही चले जा रहे थे, कुछ माँ ने तेरे विवाह के लिए बनवाए थे। मेरे? और तुम्हारे लिए नहीं? हाँ, मेरे भी थे, सुन तो। यह सब वह सौंप गई थी और संभाल कर रखने को भी कह गई थी। इसके अलावा एक मोती भी है जो मिगेल ने दिया था। मिगेल ने? उसके पास था? हाँ, उसे उसकी बुआ दे गई थी। पर तू ऐसे प्रश्न पूछेगी तो मैं बात नहीं कहूंगी। मेरिया फिर कहने लगी, यह सब मैंने एक बर्तन में रख कर दाब दिए थे कि कहीं गुम हो न हो जाए। आज उन्हें निकालने की सोच रही हूं। मिगेल ने मंगवाए हैं। पर वह तो कैद है न? हाँ, वह वहां से निकलकर अमेरिका जाएगा, इसलिए जरूरत है। अच्छा, अभी मुझे भगाकर बातें कर रही थी। हाँ, तो निकाल लाओ, रखे कहा है।
मेरिया ने इस प्रश्न की उपेक्षा करके, जो वंश के हैं और जो तेरे विवाह के लिए बने थे, उन पर मेरा अधिकार नहीं है। कार्मेन सिर को झटककर उठ बैठी, कुछ बोली नहीं, मेरिया के मुख की ओर देखने लगी। मेरिया ने देखा कि कार्मेन को यह बात चुभ गई है, पर वह कहती गई, वे तेरे हैं, इसीलिए तुझसे पूछना था कि उन्हें बिकवा दूं? कार्मेन ने आहत स्वर में कहा, मुझसे पूछती हो? मेरिया ने जानबूझकर उस स्वर को न समझते हुए फिर पूछा, हाँ बता तो। मैं नहीं बताती, कार्मेन की आंखों में आंसू भर आए। उसने मुंह फेर लिया, मेरिया उसकी मनुहार करने लगी। एक दृश्य हुआ जिसे न देखना देखकर न कहना ही उचित है। तब कार्मेन ने रोकर कहा, मैं कभी मना करती? मेरिया एकाएक शिथिल हो गई। संध्या घनी हो गई। कार्मेन अपनी बहन की प्रतीक्षा में बैठी थी। अंधकार हो रहा है, इसलिए उसने पढ़ना छोड़ दिया है, पर अभी बत्ती नहीं जला रही, आवश्यकता भी क्या है? तेल बचेगा। और इस कोमल अंधकार में बैठकर सूर्यास्त के पट पर अपने स्वप्नों का नृत्य देखना अच्छा लगता है। कार्मेन ने बहुत दिनों से इस प्रकार अपने आप को प्रकृति की प्रकृति में नहीं भुलाया। उसका जीवन ऐसा हो गया है कि इसके लिए अवसर नहीं मिलता, इसलिए जब अवसर मिल भी जाता तब उस स्वप्न संसार से लौटकर आने की चोट के भय से वह उधर जाती ही नहीं। पर आज, इतने दिनों बाद न जाने क्यों, उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शायद एकाएक मिगेल के निकलने की संभावना के कारण, शायद इस अनुभूति से कि आज उसकी बहन के प्यार में सदा से अधिक कुछ था, कोई वस्तु नहीं, किंतु एक प्रकार की विशिष्टता का कोई सूक्ष्म भेद। कार्मेन एक विचित्र, अदम्य त्याग भावना से भरी सांध्य नभ को देख रही है। देख नहीं रही, प्रतिबिंबित कर रही है। नभ के प्रत्येक छाया परिवर्तन के साथ ही साथ उसके प्राणों में भी मानो एक पर्दा बदलता है। सूर्यास्त के बाद का रंग जाने कैसा कलुष लिए लाल लाल, मैला सा हो रहा है। उसे देखकर कार्मेन के मनक्षेत्र में किसी अंधेरे विस्मृत कोने में एक विचार या छाया या कल्पना आ रही है। वह आकाश उसे ऐसा लग रहा है जैसे वन में किसी रहस्यपूर्ण नैशोत्सव की अपनी आग से दीप्त, उसे प्रतिबिंबित करती हुई किसी भैरव देवता की विराट, चमकती हुई काली प्रस्तर मूर्ति की खुली खुली, चपटी चपटी, फैली हुई छाती। कार्मेन सोचती है कि वे दोनों बहनें उस देवता की रक्षित हैं, यद्यपि वह देवता बड़ा विकराल है। पर मेरिया अभी तक आरी क्यों नहीं? हम सांध्य आकाश की छटा को एक स्वतंत्र विभूति मानते हैं, पर वह है क्या? वह है किसी अन्य के, किसी अस्त हुए आलोक की प्रतिच्छाया मात्र। और हम समझते हैं, संध्या में एक आत्मबोध, आत्यंतिक सौंदर्य है, पर वहाँ वैसा कुछ नहीं है। हम संध्या में देखते हैं केवल अपने अंतर का प्रतिबिंब, अपनी बुझी हुई आशाओं आकांक्षाओं का स्फूर्तिमान कंकाल। नहीं तो यह कैसा होता कि जिस सांध्य आकाश में कार्मेन को ऐसा भव्य चित्र दिखता है, उसी में 40 मील दूर मेटांजास के फौजी जेल में बैठे मिगेल को इतना विभत्स चित्र दिखता है। 4-5 खेमे गड़े हैं, जिनके आसपास कंटीले तार का जंगला लगा हुआ है। उसके भीतर बाहर दोनों और सशस्त्र सिपाहियों का पहरा है, और उससे कुछ दूर एक और खेमा लगा है, जिसके बाहर बैठे सिपाही गाली गलौज कर रहे हैं। उसके सामने ही 3-3 बंदकों को मिलाकर बनाए हुए 4-5 कुंडले हैं, और उनसे आगे प्रशांत खेत और पश्चिमी क्षितिज। एक खेमे के बाहर मिगेल खड़ा है। उसे बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, किंतु पहरे वाले सिपाही की दया से वह कुछ देर के लिए बाहर का दृश्य देखने निकला है। वह उन बंदूकों के कुंडले की अग्रभूति से और खेतों के मौन से पार के सांध्य आकाश को देख रहा है और सोच रहा है। इसी दिशा में 40 मील दूर हवाना है, वहां उसका सब कुछ है। कुल 40 मील, पर 40 मील। वह सोचता है, यदि मैं आज छूटकर हवाना पहुंच सकूं तो क्या कुछ कर सकूंगा। न जाने वहां क्या परिस्थिति है, बहुत दिनों से समाचार नहीं आया है। विद्रोह को जगाने में उसने इतना यत्न किया, जिसके लिए वह यहां भी आया, उसी में वह भागी नहीं हो सकेगा। हाय वंचना! वह चाहता है तीव्र गति से इधर उधर चलकर अपने अंदर भरते हुए इस अवसाद को कुछ कम कर ले, पर उसे तो वहां निश्चल खड़ा रहना है। उसे तो हिलना भी नहीं, वह तो वहां खड़ा भी है तो एक सिपाही की अनुकंपा से, मैकाडो के सिपाही की अनुकंपा से। हाय परवशता! उसके मन में विचार उठता है, आज रात ही इसका अंत करना है। वह अकेला ही है, अकेला ही यत्न करेगा। वह इस बंधन का अंत आज ही रात में करेगा,
मुक्ति के लिए प्राणों पर खेल जाएगा। प्राण तो जाते ही हैं, शायद पहले मुक्ति मिल जाए। एक सिपाही ने उसे सहायता का वचन दिया है, वह उसे कंटीले तार के पार तक जाने देगा। उसके आगे मिगेल का अधिकार है। उसके पास एक पिस्तौल है। वह यदि निकाल कर भाग न सकेगा तो अपना अंत तो कर सकेगा। यदि शत्रु की गोली से भी मरेगा तो उस कंटीले तार के उस पार तो मरेगा। उस कंटीले तार की रेखा ही उसके लिए जीवन और मरण की विभाजक रेखा हो रही है, मुक्ति का संकेत। हाय दास्ता! बुद्धि उसे कहती है, ये विचार तुझे विचलित कर देंगे। युद्ध में निश्चय हो जाने के बाद विकल्प नहीं करना चाहिए, वह तो उससे पूर्व की बातें हैं। तब वह कहीं पड़ी हुई कविता की 2-4 पंक्तियां दोहराता है और सूर्यास्त को देखकर वही विभत्स कल्पनाएं करने लगता है। यह वही आकाश है, वही आलोक का छायानर्तन, वही कलुषमरी लाली, वह फीका फीका मैलापन। पर मिगेल क्या देखता है? जैसे रोगिणी क्षितिज का रक्त मिश्रित रजस्राव, या जैसे कालगति से किसी विकराल जंतु के प्रसव के बाद गिरे हुए फूल। अपनी कल्पना की विभत्सता से वही मचमचा जाता है, पर वह आती है और आती है। और इतना ही नहीं, वह यह भी सोचने लगता है कि वह विकराल जंतु क्या होगा जिसके प्रसव के ये फूल हैं। वह क्रूर, भयंकर, नामहीन, आंतक। वह तो बहुत दूर है। यही हवाना के अंतिक में उसी सूर्यास्त को एक और व्यक्ति देख रहा है, सेबेस्टियन। वह अपने घर में अकेला है, यद्यपि उसके पास ही उसकी स्त्री और बच्चे हैं, और उसकी स्त्री उसे कुछ कह रही है। वह कुछ सुन नहीं रहा, उसे आज अपनी स्त्री के चुभ जाने वाले शब्दों का भी ध्यान नहीं, वह उससे भी अधिक चुभने वाली बातों पर विचार कर रहा है। वह विश्वासघात की तैयारी कर रहा है, वह जानता है कि यह विश्वासघात होगा, यह भी अनुभव कर रहा है कि यह भयंकर पाप, अत्यंत नीचता होगी, वह इस पर लज्जित भी है, किंतु किसी अमर शक्ति से बंधा हुआ सा वह यह अनुभव कर रहा है कि यह होगा अवश्य, उससे होगा, और वह सब कुछ देखते हुए भी अंधा होकर इसे करेगा। क्या करेगा? कुछ भी तो नहीं। किसी के पास आवश्यकता से अधिक धन है, उसे ले लेगा, उनके लिए जिन्हें उसकी आवश्यकता है, अपनी बीवी और बच्चों के लिए। यह कोई पाप है? और फिर उसने इसके लिए योजना तो बनारी नहीं, उसे कब आशा थी कि मेरिया धनी है, उसने तो पता लगाने के लिए प्रश्न पूछा था। मेरिया स्वयं ही कहती है, भाग्य उसे कुछ देता है तो वह न लेने वाला कौन? वह झूठा, दगाबाज आत्मवंचक। अब उसे दिखता है, वह कुछ हो, वह एक अप्रतिरोध से बंधा हुआ है। और उसके लिए यदि कहीं क्षमा नहीं तो उसे प्रेरणा से अवश्य मिलेगी।